हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ा है हमारे परिवेश के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज की क्लास में हम लोग पदार्थ की द्रव अवस्था को देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, पदार्थ की द्रव अवस्था। द्रव अवस्था यानी लिख सकते हैं कि द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था के बीच जो कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है वह ठोस के तुलना में कम होता है, क्योंकि इसके कण थोड़े दूरी पे रहते हैं। यानी इनके कणों के बीच में अंतरा अणु का स्थान अपेक्षाकृत ठोस के अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठोस में बहुत ही कम, एकदम न्यून होता है, और इसमें थोड़ा इनके बीच में रिक्त स्थान रहता है। और इनके बीच में इसी कारण इनके बीच आकर्षण बल जो होता है, अंतराणु का आकर्षण बल कम होता है, इसलिए इसके कण थोड़े दूर दूर होते हैं और ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर इसके द्रव के सामान्य गुणों को भी समझेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि द्रव के कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होने के कारण द्रव के कण कम मजबूती के साथ परस्पर बंधे होते हैं या बंधे रहते हैं। अतः द्रव के अंदर अंतरा अणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, ज्यादा होता है इनके बीच में। ठीक है, तो अंतराणु का स्थान ज्यादा होगा तो इसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा पाएंगे। तो लिख सकते हैं कि फलतः द्रव के कण अधिक स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब द्रव के सामान्य गुण जो है उनको देखते हैं कि जो सभी द्रव होते हैं उनके अंदर जो सामान्य गुण, एक कॉमन, इनके अंदर जो कॉमन इनके प्रॉपर्टीज आते हैं उनको देखेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द्रव के सामान्य गुण कौन कौन से द्रव के, इसको थोड़ा देख लेते हैं। द्रव के सामान्य गुण, पहला गुण हम लोग लिख सकते हैं कि इसका आकृति और आयतन के बारे में, कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु आयतन निश्चित होता है। यानी कि जैसे कोई, मान लो हम एक मग में जल लेते हैं, है ना, और मान लीजिए 1 लीटर जल लिए, तो 1 लीटर लिए, अगर उसको हम लोग दूसरे कंटेनर, मान लो किसी हम लोग उसको मान लीजिए एक थाली में डाल दिए। ठीक है, एक थाली में डाल दिए, तो जिस बर्तन में डालेंगे उसी की आकृति वो ले लेगा। यानी कि आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन 1 लीटर है तो ये इसमें भी 1 ही लीटर होगा, यानी आयतन निश्चित होता है। तो लिख सकते हैं कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती किंतु उसका आयतन निश्चित होता है।
निश्चित होता है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि द्रव का घनत्व जो होता है ठोस के घनत्व से कम होता है, यानी कि इसका डेंसिटी कम होता है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं जितना ठोस लेता हूं उतने ही साइज का मैं कोई द्रव ले लेता हूं, उतना ही, ठीक है, उतना ही बराबर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो इसका घनत्व अधिक होगा, इसका प्रति सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान इसकी अपेक्षा अधिक होगा, इनकी घनत्व अधिक होगा। यानी पे लिख सकते हैं कि द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप, या फिर ठोस से भी कह सकते हैं, ठोस रूप के घनत्व से कम होता है, कम होता है। हम लोग यहाँ पे ऐसे इसमें लिख सकते हैं, समझे ना। जैसे मैं यहाँ पर एक मान लीजिए आप ले लो ठोस बर्फ ले लो और पानी ले लो, समान द्रव्यमान वाले लगेगा, लेकिन इसके घनत्व में अंतर आ जाएगा, ठोस वाले का घनत्व अधिक होगा, द्रव वाले का कम होगा। चलिए अगला हम लोग इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि द्रव भी जो होता है वह भी असंपीड्य होता है ठोस की तरह, है ना। जैसे आप मान लो एक इंजेक्शन में पानी भर लो और पानी भर लो इसमें, और इस इधर वाला सिरा इसका बंद करके इधर से आप उसके जो दबाने वाला होता है उससे आप इसे प्रेशर करोगे तो ये नीचे नहीं दबेगा ही नहीं, क्योंकि वो असंपीड्य होता है, उसके कण आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि द्रव प्रायः असंपीड्य होता है, ठोस असंपीड्य होता है और द्रव भी प्रायः असंपीड्य होते हैं, ठीक है। यानी कि ठोस के तुलना में ये कह सकते हैं कि ठोस की तुलना में ये थोड़े संपीड्य हो सकते हैं, ठीक है। ठोस को अगर देखा जाए तो ठोस तो थोड़ा सा भी संपीड्य नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम लोग बात करेंगे इन दोनों में तो हम लोग जानते हैं कि इसका अंतराणु का स्थान कम होता है, इसका अंतराणु का स्थान ज्यादा होता है, तो इसके तुलना में तो ये थोड़ा संपीड्य हो सकेगा। लेकिन अगर देखा जाए द्रव को तो द्रव को हम लोग कह सकते हैं कि प्रायः असंपीड्य होते हैं। अच्छा, अब क्या लिख सकते हैं इसमें, इनके द्रवणांक और क्वथनांक की बात करें तो ठोस की तुलना में इनके द्रवणांक और क्वथनांक कम होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्रवों के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें किसी द्रव की तो द्रव का जो द्रवणांक होगा वह कमरे के ताप पर कम होता है, किंतु क्वथनांक कमरे के ताप पर उच्च होता है, ठीक है। द्रव का द्रवणांक जो होता है कमरे के ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर कम होता है, लेकिन क्वथनांक नॉर्मल टेम्परेचर पे उच्च होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि जो द्रव होते हैं उनमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। अगर मान लीजिए इस बर्तन से निकाल कर मैं उड़ेल दूं कहीं नीचे जमीन पे तो बहेगा कि नहीं, फ्लो करेगा ही, क्योंकि इनके कण एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं आसानी से, ये अनवरत गति करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, आसानी से बह सकते हैं, ठीक है। और ठोस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, द्रव जो होते हैं उनमें विसरण की क्रिया होती है, यानी कि वो मिश्रित हो जाते हैं, है ना। द्रवों को परस्पर आप मिश्रित कर सकते हैं ना, द्रवों में परस्पर मिश्रित होने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है या होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहने का गुण है तो ये आसानी से मिक्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक पानी ले लूं और दूध ले लूं, पानी और दूध को एक साथ मिश्रित करूंगा तो आसानी से वो डिफ्यूज हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा ना, आसानी से एक दूसरे में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो द्रव लिए, पानी और दूध लिए, आसानी से वो मिश्रित हो जाएंगे नहीं, तो द्रव में क्या होती है, मिश्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है,
अच्छा, और क्या लिख सकते हैं जी? हम लोग अगर बात करेंगे तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी द्रव को हम लोग ठोस के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। द्रव को ठोस के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है आसानी से। अच्छा, और ये भी ध्यान रखना है कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई द्रव कोई अगर उसे गर्म किया जाता है तो वाष्प में बदल जाता है, और उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं, द्रव का जमना क्या कहलाएगा, यानी कि द्रव जो है ठोस के रूप में बदलता है, द्रव का ठोस के रूप में बदलना वो क्या कहलाएगा, द्रव का जमना कहलाएगा। और वाष्प में बदलना द्रव का वो क्या कहलाता है, उसका वाष्पन कहलाता है। इन दोनों चीजों को हम लोग थोड़ा परिभाषित कर देते हैं। चलिए बात करेंगे द्रव का जमना। ये भी द्रव का सामान्य गुण में ही आएगा, जमना, यानी फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड क्या होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि किसी द्रव को ठोस रूप में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है, द्रव का जमना कहलाता है। लिख सकते हैं, किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है, जमना कहलाता है। तो अगर मान लो जल के लिए बात करें, जल के लिए, तो जल को ठोस के रूप में यानी बर्फ के रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा करना पड़ता है, तब वो बर्फ में बदल जाता है, ठीक है। और फिर वह धीरे धीरे पिघल के, अगर उसको तापमान उतना 0 डिग्री सेल्सियस ना मिले तो फिर वो क्या हो जाता है, जल में बदल जाता है। चलिए समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वाष्पन की। वाष्पन क्या कहलाती है, वाष्पन क्या है, वाष्पन यानी कि इवोपोरेशन क्या कहलाता है। तो कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर जब द्रव वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। अब इसको गर्म करके कर रहे हैं तो उस तरह से नहीं, कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के ताप पर, द्रव का जो क्वथनांक है उस ताप पर, यानी कि खोलने लगे उस ताप पर, अगर हम लोग उस ताप पर उसको वाष्प बनकर धीरे धीरे वो वायुमंडल में जाता है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, जल का वाष्पन कहते हैं। तो हम लोग इसमें परिभाषित कर सकते हैं कि किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। यानी कि आप अगर इसको गर्म भी कर रहे हैं द्रव को, तो जितना इसका, जैसे मान लो जल है तो जल का क्वथनांक हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है उबलने लगता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम के ताप पर या कमरे के ताप पर जब ये वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, वायुमंडल में चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए पहला
पहला हम लोग कारक लिख सकते हैं द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति के ऊपर भी वाष्पन की क्रिया निर्भर करती है। मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पेट्रोल ले लेता हूं और जल ले लेता हूं, दोनों को खुले एक बर्तन में ऐसे रख देता हूं, तो आप देखेंगे जल्दी ही पेट्रोल उड़ जाएगा और जल जल्दी नहीं उड़ेगा। जल्दी वाष्प में ये नहीं बदलेगा, ये जल्दी वाष्प में बदल जाएगा, क्योंकि जो द्रव होगा उसका द्रव, हर एक द्रव की बात करें तो हर एक द्रव का क्वथनांक एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, हर एक द्रव का क्वथनांक एक जैसा नहीं होता है। पेट्रोल का क्वथनांक कम है इसलिए इसका वाष्पन तेजी से होगा, इसका क्वथनांक अधिक है इसलिए इसका वाष्पन धीरे धीरे होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका उतनी ही तेजी से वाष्पन होता है। यानी कि द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है वाष्पन, ये प्रभावित करता है वाष्पन को। दूसरा, द्रव का ताप। द्रव जो है, द्रव अगर उसका ताप अधिक है तो उसका तीव्रता से वाष्पन होगा, और अगर उसका ताप अधिक है, आप एक नॉर्मल जल ले लो और एक गर्म जल ले लो तो देखोगे गर्म जल वाला जल्दी से वाष्पन होगा क्योंकि उसका ताप अधिक है और ठंडे जल वाले का कम। तो यहां पे लिख सकते हैं कि द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतनी ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा, उतनी ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा। समझ गए? अच्छा, और कौन प्रभावित करता है? हम लोग लिख सकते हैं द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं यहां पर एक काम करता हूं कि आधा लीटर जल को मैं एक बर्तन में रखता हूं और एक फर्श पे फैला देता हूं, तो फर्श वाला जल जल्दी से वाष्पीकृत होगा क्योंकि इसका ज्यादा क्षेत्र है, ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए जल्दी से ये वाष्प में बदल जाएगा और ये धीरे धीरे बदलेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है द्रव का वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है, अच्छा, और हम लोग क्या देख सकते हैं? अब हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, इसी कारण से द्रव के पृष्ठीय क्षेत्र में इसलिए कपड़े को फैलाकर रखा जाता, सूखने के लिए फैलाना पड़ता है क्योंकि ज्यादा क्षेत्र में फैलेगा तो जल्दी से उसमें वाष्पीकृत होगा और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। और इकट्ठा करके रख दिए एक जगह तो जल्दी नहीं सूखेगा। वायु का वेग, अगर अधिक तेज वायु चल रही है तो वाष्पन तेजी से होगा। आप देखते हैं कि हवा बह रहा है तो जल्दी से सूख जाता है ना कपड़े, देखते हैं कि नहीं? तो लिख सकते हैं, तो यहां पे हवादार स्थान पर जहां वायु का वेग अधिक रहता है द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और क्या, आर्द्रता पे भी निर्भर करता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी पर भी निर्भर करता है। यानी कि
नमी, मौसम में जो नमी है, अब मान लो ठंडे के दिन में देखिए, ठंडे में के दिन में देखिए वायु में जल के कण अधिक, जलवाष्प के कण अधिक हैं, गर्मी के दिनों में कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, है ना जी। तो इस कारण से ठंडे के दिनों में ज्यादा समय लग जाता है और गर्मी के दिनों में आसानी से कपड़ा सूख जाता है, क्योंकि उसमें आर्द्रता जो होती है वह कम होती है गर्मी के दिनों में। यानी कि आर्द्रता का मतलब क्या है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, उसकी क्या कहलाती है, आर्द्रता। तो लिखेंगे कि या लिख सकते हैं वायु की आर्द्रता कम रहने पर वाष्पन तेजी से होता है। शुष्क रहेगा वायु तो तेजी से होगा ना वाष्पन। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।